बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने अपना नया चैप्टर कॉस्मोलॉजी स्टार्ट करना है, विच इज़ चैप्टर नंबर 23, फिजिक्स 12 और नेशनल बुक फाउंडेशन में अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। स्टूडेंट्स, आज हमने ये पढ़ना है कि व्हाट इज़ कॉस्मोलॉजी, फिर हम इसको आगे बढ़ाकर ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, इनको भी आज हम स्टडी करेंगे। लेकिन पहला क्वेश्चन है व्हाट इज कॉस्मोलॉजी और इस चैप्टर की क्यों जरूरत पड़ी आपको। यानी इससे पहले फिजिक्स में ये चैप्टर इतने फ्रीक्वेंटली नहीं हुआ करते थे। न्यू कोर्स में ये डालकर ऐसा क्या हमें बताने की कोशिश की गई। तो डियर स्टूडेंट्स, कॉस्मोलॉजी को बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन में लेकर जाने की कोशिश करूंगा। क्या आप लोगों ने कभी ये सुना है कि ये हमारी यूनिवर्स एक बहुत ही बड़ी यूनिवर्स है, बहुत बड़ी यूनिवर्स। आप अपने एक प्लेनेट का हिसाब लें जिसके गिर्द एक मून घूम रहा है, इस तरह के इसी सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स घूम रहे हैं, जिनमें कुछ प्लैनेट्स हमारे प्लैनेट से बहुत बड़े और कुछ छोटे भी हैं, और उनके गिर्द मून भी घूम रहे हैं। जुपिटर के गिर्द तो मोर देन 50 मून्स, और सैटर्न में भी बहुत सारे मून्स घूम रहे हैं जिनकी तादाद 70 से भी ज्यादा है। अब एक मून, यानी आप अंदाजा लगाएं कि जैसे जुपिटर का एक बहुत बड़ा मून है गैनीमीड, बहुत बड़ा मून है। अगर आप उसका टोटल डायमीटर करें तो वो हमारे जमीन का भी को 40% तक चला जाता है, यानी हमारी आधी जमीन तक वो चला जाता है। तो इस तरह हमारी कुदरत, हमारे अल्लाह ताला ने सिर्फ यही नहीं, बहुत सारी चीजें और बनाई हैं। ये एक छोटा सा प्लेनेट और इसकी और भी बहुत सारे प्लेनेट, मून्स, ये सब मिलके एक सोलर सिस्टम बनाते हैं, और ये सब के सब हम, इनका जो फादर है दैट इज आवर सन, और ये सूरज के गिर्द घूम रहे होते हैं। इस तरह के कमो बेश 400 बिलियन जो स्टार्स हैं, जिनको सूरज भी कहा जा सकता है, वो भी इसी एक गैलेक्सी में घूम रहे हैं, जिस गैलेक्सी का नाम हमारे पास मिल्की वे है। 400 अरब स्टूडेंट्स, बहुत बड़ी फिगर है 400 अरब। और आप हैरान होंगे कि इस हमारे सूरज से बड़े बड़े स्टार्स भी इसी मिल्की वे का हिस्सा है, यानी जिसका जो हमारी पेरेंट गैलेक्सी जिसमें हम रह रहे हैं। और इस हमारी हमसाया गैलेक्सी एंड्रोमेडा हमारी गैलेक्सी से भी बड़ी है, और इस कायनात में अभी तक दुनिया की 2 बड़ी टेलीस्कोप, हबल टेलीस्कोप और जेम्स वेब टेलीस्कोप के मुताबिक नियरली 200 अरब से लेकर 200 बिलियन से लेकर 2 ट्रिलियन तक जो हैं वो गैलेक्सीज अभी तक जो है इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में नजर आई हैं। और हर गैलेक्सी के अंदर अरबों सूरज, फिर उसके अंदर प्लैनेट्स, उसके अंदर मून्स घूम रहे हैं, जो कि चीख चीख कर हमारी कुदरत और हमारे अल्लाह ताला की ज़ात को कि इस क्या कहते हैं कुदरत का मुजाहरा कर रहे हैं आपके सामने। ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। क्या आप लोगों को ने कभी सोचा कि ये स्टार्स, ये प्लैनेट्स, ये गैलेक्सीज हमें कैसे नजर आती हैं? हमारा आजकल वैसे साइंटिस्ट ने बड़ी ताकतवर टेलीस्कोप, जिनमें एक सबसे मशहूर टेलीस्कोप अभी रिसेंटली डिस्कवर हुई थी, जेम्स वेब टेलीस्कोप, उसके जरिए बहुत दूर दूर तक यूनिवर्स को देखा। लेकिन ये सब चीजें डिटेक्ट कैसे होती हैं, ये एक बड़ा ही दिलचस्प क्वेश्चन है। जैसे रिसेंटली जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक बड़ी ही अच्छी गैलेक्सी मॉम Z14 गैलेक्सी निकाली, जो कि नियरली 33 बिलियन लाइट ईयर यहाँ से डिस्टेंस के फासले पर मौजूद है। ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। एक लाइट ईयर 93 खरब किलोमीटर के इक्वल होता है कमोबेश। यानी आप एक लाइट ईयर का मतलब होता है कि लाइट जो है, लाइट एक साल में जितना ट्रेवल करती है, तो वो जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास एक लाइट ईयर का डिस्टेंस होता है। तो 33 खरब दूर एक गैलेक्सी डिस्कवर की, जो कि बहुत ही मैसिव गैलेक्सी थी, और उसके अंदर भी बहुत सारे स्टार्स, बहुत सारे प्लैनेट्स थे।
ये तमाम डिस्कशन जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से हासिल होती है। यानी इन गैलेक्सीज से डिफरेंट डिफरेंट किस्म की वेव्स आती हैं और जो हम तक पहुंचती हैं, फिर हम उनको एक्सपेरिमेंटली जो है ये साबित करते हैं कि ये वेव्स कितनी दूर से आई, ये वेव्स कब बनी थी, ये बिग बैंग के बाद ये सारा मामला कब हुआ था, और इन सब का पहुंचना, इन सब को सीखना, इन सब को डिलीवर करना और इनकी तहकीक करना, इनको खोज लगाना कॉस्मोलॉजी कहलाता है। एक्चुअली कॉस्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द ओरिजिन। ये स्टडी करती है ओरिजिन की। ओरिजिन क्या होता है? हमारा मिड पॉइंट, जहां से हर जगह डिस्टेंस नियरली सेम होता है हमारे पास। तो एक्चुअली इस पूरे यूनिवर्स के ओरिजिन को डिस्कस करना, उनकी डेवलपमेंट को डिस्कस करना, उनके स्ट्रक्चर को, उनकी हिस्ट्री को कि ये कैसे बना, कैसे हमारे ये जो आपका देखें इस वक्त मैंने आपको कहा था कि मोर देन 70 मून्स आपके जुपिटर में या सैटर्न में घूम रहे, वो कैसे बने, वो डस्ट पार्टिकल कैसे इकट्ठे हुए, उनको स्टडी करना, और फ्यूचर जो गैलेक्सीज का जा रहा है उसको स्टडी करना, ये सब का सब हमारा कॉस्मोलॉजी कहलाता है। और इनको समझने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक बहुत अहम रोल प्ले करती है। याद रहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बहुत सारी टाइप्स की होती है, मैं पीछे भी पढ़ा चुका हूं, जिनमें सबसे हाई एनर्जी की जो हमारे पास होती है वो गैमा रे, उससे कम एक्स रे, उससे कम हमारे पास अल्ट्रावायलेट लाइट, रोशनी भी पहुंचे, दैट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इंफ्रारेड हो गया, माइक्रो, रेडियो, ये तमाम की तमाम जब हमारे पास पहुंचती हैं तो हम उनसे बहुत चीजों का जायजा भी लेते हैं और उनसे बहुत सारे रिजल्ट भी निकालते हैं और हमें कायनात के इसरार और रमूज को समझने में आसानी हो जाती है। तो ये था बच्चों एक छोटा सा जायजा कॉस्मोलॉजी का। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक ब्लैक बॉडी रेडिएशन की तरफ। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, व्हाट इज ब्लैक बॉडी? पहले तो आप लोगों ने इसको जरा अच्छे तरीके से समझना है। स्टूडेंट्स, अपने 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने डिफरेंट कलर्स के हवाले से पढ़ा और आपने ये भी पढ़ा कि इनमें से कौन से कलर बहुत अच्छे रिफ्लेक्टर होते हैं, कौन से अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं, कौन से अच्छे रेडिएटर होते हैं और कौन से अच्छे रिफ्लेक्टर होते हैं। इन सब के बारे में आपने पढ़ा। आपने ये पढ़ा था कि जो सिल्वर होता है वो एक बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर होता है, लेकिन एब्जॉर्बर अच्छा नहीं होता। चूंकि वो एब्जॉर्ब नहीं करता तो एमिट भी नहीं करता। एमिट वही करता है जो एब्जॉर्ब करता है। एमिट कहते हैं खारिज करना, ठीक है। इसी तरह व्हाइट कलर जो है वो एक बहुत अच्छा इसी तरह आपका रिफ्लेक्टर होता है, लेकिन वो बहुत ही बुरा एब्जॉर्बर होता है हमारे पास। और एमिटर भी वो अच्छा नहीं होगा ऑब्वियसली, इफ इट इज नॉट एब्जॉर्बिंग एनीथिंग, इट इज नॉट एमिटिंग एनीथिंग। लेकिन अगर कलरफुल हो जाएं तो वो बहुत बुरे रिफ्लेक्टर होते हैं, लेकिन अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं। लेकिन जहां बात आती है हमारे पास ब्लैक की, ब्लैक वैसे आमतौर पे एक थ्योरेटिकल वर्ड है, क्योंकि कोई भी परफेक्ट ब्लैक बॉडी हमारे पास नहीं होती। आमतौर पे ब्लैक कलर जो होता है ना स्टूडेंट्स, जैसे हमारे स्टार्स हो गए, डिफरेंट किस्म के गैलेक्सीज होगी, ये बहुत ही अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं। यानी ऐसा कलर विच इज अ वेरी गुड एब्जॉर्बर, बल्कि आप यूं के एक्सीलेंट एब्जॉर्बर, एक्सीलेंट एब्जॉर्बर। और इसी तरह हमारे पास ये एक्सीलेंट एमिटर भी होते हैं। तो ये ब्लैक बॉडी के हवाले से बता रहा हूं, इसकी बड़ी बड़ी एग्जांपल्स हैं हमारे। वैसे हमारी पूरी कायनात में बहुत सारी ब्लैक होल्स, ब्लैक एनर्जी, डार्क एनर्जी, डार्क मैटर से भरी पड़ी है। तो वो एक अच्छी एग्जांपल है जिनको डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन बहरहाल ब्लैक बॉडी जो है ये एक अच्छे एक्सीलेंट एब्जॉर्बर भी होते हैं और एक्सीलेंट जो है हमारे पास एमिटर भी होते हैं। तो इनसे जो रेडिएशन निकलती है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम होते हैं, यह मैं आपको आगे जाकर पढ़ाऊंगा। कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम मेरे ख्याल में गालिबन एक चैप्टर के बाद कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे भी आ जाएगा, तो उसमें भी बताऊंगा, और जिनको डिटरमिन किया जा सकता है टेम्परेचर की मदद से। सो ये था बच्चों हमारे पास एक छोटा सा ब्लैक बॉडी के हवाले से जायजा। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। डियर स्टूडेंट्स, मेरे यहाँ पीछे स्टूडेंट्स बैठे, उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन किया, सर अभी आपने एक बात की कि जो ब्लैक बॉडी होती है उससे कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन निकलती हैं,
जो कि टेम्परेचर से डिटरमिन्ड होती है। करेक्टरिस्टिक जो रेडिएशन है उनका ताल्लुक होता है डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन से, यानी टेम्परेचर, यानी इसका मतलब हुआ, समझने की कोशिश कीजिएगा कि जितना टेम्परेचर होगा रेडिएशन का जो साइज है और रेडिएशन का जो कलर है वो उसके एन मुताबिक होगा। ये मैं आपको यही समझा रहा हूँ, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ में भी यही बता रहा हूँ, इन बच्चे जो यहाँ बैठे हैं उनको भी मैं यही बता रहा हूँ कि मेरा नेक्स्ट यही है। वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ में मैं ये बात भी बताऊंगा कि कैसे करेक्टरिस्टिक जो है रेडिएशन उसमें से निकलती है और उसको टेम्परेचर कैसे डिटरमिन करता है। ये मैंने उसके लिए एक आपका यहाँ ग्राफ भी बना लिया। बट बिफोर एक्सप्लेनिंग यू दिस ग्राफ, एक चीज की तरफ आपको लेके जाऊंगा कि इंटेंसिटी क्या चीज होती है। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी जिसको ई से या इंटेंसिटी आई से कर ले, आई से भी वैसे कहा जाता है, ज्यादा बेहतर है। इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी वैसे आमतौर पे उर्दू लैंग्वेज में शिद्दत कहा जाता है। टोटल एनर्जी इन अ यूनिट टाइम एंड एरिया, यानी एक एरिया पर कितने, एरिया और एक खास टाइम यानी 1 सेकंड में कितनी एनर्जी जो है वो आपकी उस जगह पर, खास जगह पर पड़ी। मैं इसकी एग्जांपल यूं देता होता हूं अक्सर औकात कि फर्ज करो कि अगर आपके पास एक कन्वेक्स लेंस पड़ी हुई है, एक कन्वेक्स लेंस पड़ी है और बहुत सारी लाइट इस पे जाके हिट होती है और ये जाके किसी एक जगह पे कन्वर्ज हो जाती है। अब आप देखेंगे सारी लाइट एक छोटे से एरिया पे जाके पड़ी, तो इस एरिया में ये कितनी एनर्जी का एक्सपोजर हुआ और कितने टाइम में हुआ, तो इसको इंटेंसिटी कहा जाएगा। अब ऑब्वियसली आमतौर पे ये अगर आपने अक्सर औकात ये एक खेला होगा इस तरह का कि कन्वेक्स लेंस को उठाकर किसी कागज पे रख दे तो वो कागज जलना शुरू हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? हालांकि हम भी उस धूप के सामने होते हैं, हमारे पास धूप का एक्सपोजर उतना ही होता है, तो हमें उसका क्यों खास फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली कन्वेक्स लेंस क्या करती है, ज्यादा रेडिएशन को कम एरिया में रखती है, यानी इंटेंसिटी का ताल्लुक एरिया से होता है। अगर एरिया जितना छोटा होगा इंटेंसिटी ज्यादा होगी, तो अगर एरिया जितना बड़ा होगा इंटेंसिटी कम होगी। सेम गोज फॉर एनर्जी, जितनी एनर्जी का ज्यादा एक्सपोजर कम एरिया पर होगा और कम टाइम में होगा उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी। सो इंटेंसिटी एक्चुअली एनर्जी पर टाइम एरिया भी कहा जाता है। आप लोगों ने पिछले साल पढ़ा था कि एनर्जी पर टाइम को पावर भी कहा जाता है। सो एक्चुअली पावर पर एरिया भी कहा जा सकता है इसको, कि एक एरिया पे कितनी पावर यूज हुई है। पावर की यूनिट वॉट होती है और इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर होती है, तो ये ऊपर जाएगी तो पर मीटर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी की यूनिट स्टूडेंट्स वॉट पर मीटर स्क्वायर होती है, ये बात याद रखिएगा। सो मैंने क्या किया है, मैं वो उस क्वेश्चन का आंसर भी बताऊंगा और यहाँ वेट डिस्प्लेसमेंट लॉ को भी समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने एक ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ में एक जो वाई एक्सिस है ये इंटेंसिटी रखी गई है, एनर्जी पर टाइम एरिया, ठीक है, और वेव लेंथ ये रखी है। ये किस खाते में रखी हुई है और क्यों रखने की कोशिश की है? देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अक्सर औकात एक चीज देखी होगी कि जब भी आप किसी चीज को गर्म करना शुरू करते हैं ना, गर्म करे गर्मी, मतलब गर्म होने में क्या होता है कि जब किसी चीज का टेम्परेचर राइज होता है, फर्ज करें एक लोहे को गर्म करने जा रहे हैं आप, आयरन को, तो जब आप उसको गर्म करना शुरू करते हैं वो अपने अंदर बहुत सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और साथ ही वो एनर्जी को एमिट भी करता है। वो आमतौर पे आपका इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में निकालने की कोशिश करता है। वो एनर्जी आपको नजर नहीं आती बट फील की जा सकती है। आप गर्म चीज के सामने खड़े हो जाएं तो हीट आपके साथ टच होगी, जो कि शो कर रही होगी उस गर्म बॉडी से जो हीट की रेडिएशन है वो आपकी तरफ आ रही है, जो इंफ्रारेड की रेडिएशन है। बट अगर आप उसको ज्यादा गर्म करना शुरू कर दो, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि उसका कलर रेड होना शुरू हो जाएगा। अब रेड कलर जो है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, आपका इंफ्रारेड रेडिएशन में नहीं होता, वो होता है हमारे पास किस में, लाइट में होता है, रोशनी में होता है। तो आपको सुर्ख लाइट नजर आनी शुरू होगी। देखिए स्टूडेंट्स, एक बात याद है कि लाइट भी हमारे पास 7 टाइप्स की होती है। जिसकी सबसे कम एनर्जी हो वो हमारे पास रेड होती है, इसकी एनर्जी सबसे कम होती है, फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, लेकिन वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है। रेड की जब बात करें, रेड की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन आई एम सॉरी, यस,
हम सॉरी, एनर्जी बहुत कम होती है, फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है और वेवलेंथ इसकी बहुत बड़ी होती है। लेकिन उसके बरक्स अगर ब्लू या वॉयलेट कलर को देखें तो एनर्जी इनकी बहुत ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वेवलेंथ हमारे पास कम होती है। ये हम बात कर रहे हैं विजिबल स्पेक्ट्रम में, यानी कोई चीज अगर हमारे पास क्या कहते हैं, जिसमें से लाइट की रेडिएशन बाहर आ रही हो, तो मैंने लोहे को गर्म करना शुरू किया, वो थोड़ी देर बाद रेड हो गया। और रेड होने का मतलब यह है कि उसमें से ब्लू कलर की रेडिएशन, रेड कलर की रेडिएशन बाहर निकलनी शुरू हो रही है, यानी विजिबल स्पेक्ट्रम में, लेकिन उनकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी कम है और जब हमारे पास वेवलेंथ बड़ी है हमारे पास काफी। लेकिन हम अगर हम उसको मजीद गर्म करें 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 करें, एक वक्त आ जाएगा कि वो नीला होना शुरू हो जाएगा, ब्लू। तो ब्लू में एनर्जी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज्यादा होती है और वेवलेंथ हमारे पास बहुत कम होती है। इसका मतलब हुआ जितना ज्यादा टेम्परेचर देंगे उतने ही हमारे पास जो डिफरेंट किस्म के स्पेक्ट्रम हमारे पास निकलने शुरू होंगे। ठीक है, वही बात जो मैं पीछे समझाना चाह रहा था कि जो ब्लैक रेडिएशन से जितनी भी एनर्जी निकलती है वो करैक्टरिस्टिक होती है, यानी उनकी खसूसियत होती है डिफरेंट। कोई ब्लू होगी, कोई रेड होगी, कोई इंडिगो, कोई वॉयलेट, कोई इंफ्रारेड, डिफरेंट किस्म की होंगी। और टेम्परेचर उनको सही तरीके से डिस्कस करेगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगी उतनी वेवलेंथ हमारी छोटी होती जाएगी। ये ज्यादा टेम्परेचर से हुआ था, ये कम टेम्परेचर से हुआ था। ज्यादा टेम्परेचर में वेवलेंथ हमारे पास छोटी होती है और कम टेम्परेचर में वेवलेंथ हमारे पास बड़ी होती है, जबकि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी कम होती है। ये इसका आंसर था। स्टूडेंट्स, जब हमने चीजों को गर्म करना शुरू किया तो हमने डिफरेंट रिजल्ट जो है वो मिलने शुरू हो गए हमारे पास। सबसे अच्छा रिजल्ट आपके सामने मैंने यहां इसमें ग्राफ में भी ड्रॉ करके बता दिया। आप जरा गौर से देखें, जब हमने लोहे की एग्जांपल लेते, उसको 3000 केल्विन पे गर्म किया था तो ये रेडिएशन हमारे पास निकली थी। ये रेडिएशन वेवलेंथ्स हैं जो कि तकरीबन आप देखें 0 के करीब करीब से लेकर 0.12 से लेकर 3-4 माइक्रोमीटर तक हमारे पास है। ये निकल रही है, बहुत सारी निकल रही है। यानी फर्ज करें, एग्जांपल देता हूं कि आपने 3000 केल्विन पे गर्म किया और हमारे पास कुछ रेडिएशन ये 0.6 की निकली, कुछ 0.7, 0.8, 0.9, फिर 1 की और 2 की, यानी बहुत सारी रेडिएशन निकली। लेकिन इनका मैंने ताल्लुक वाई एक्सिस के साथ भी जोड़ा है जो कि इंटेंसिटी का ताल्लुक है। इनमें कुछ रेडिएशन स्टूडेंट्स ऐसी थी जिनकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी। ये देखें, ये बहुत ज्यादा इंटेंसिटी, ये वाली, और ये वेव हमारे पास जो थी इनकी इंटेंसिटी काफी ज्यादा थी। फिर हमने क्या किया, 4000 केल्विन पे गर्म करना शुरू कर दिया। 4000 पे किया, हमने फिर देखा कि इस दफा हमारे पास रेडिएशन ज्यादा निकली पहले से भी। यानी ये वाली रेडिएशन 0.5 से अगर स्टार्ट हो रही थी तो ये 0.3 से स्टार्ट हुई हमारे पास। 0.3 से लेकर बहुत ज्यादा रेडिएशन, यानी काफी ज्यादा रेडिएशन इसमें से निकलने शुरू हुई। लेकिन इनमें से कुछ रेडिएशन ऐसी थी जिनकी आप देखें इंटेंसिटी काफी ज्यादा थी। ठीक है, यानी कुछ ऐसी रेडिएशन थी जिनकी इंटेंसिटी का मतलब हुआ कि उनके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा थी, कम एरिया कम टाइम में ज्यादा एनर्जी वो निकाल रहा था। ठीक है, तो ये हमारे पास। उसके बाद हमने 5000 केल्विन पे गर्म करना शुरू कर दिया। हमने जब 5000 पे केल्विन, तो उस वक्त हमारे पास उससे ज्यादा वेव्स हमारे पास निकली। देखें, वेव 0.1 से स्टार्ट हुई और हमारे पास काफी ज्यादा वेव्स निकल रही हैं। लेकिन उनमें कुछ वेव्स ऐसी है जिनकी इंटेंसिटी जो है वो हमारे पास पिछली दोनों से भी ज्यादा है। यानी इसकी ज्यादा होती लेकिन इसकी उससे ज्यादा थी, इसकी उससे ज्यादा है। और जब हमने मजीद 6000 पे किया तो आपने देखा एनर्जी का लेवल हमारे पास, इंटेंसिटी का लेवल हमारे पास और बढ़ गया। ये तमाम रिजल्ट हमारे पास दो चीजों की तरफ लेके जाते हैं। पहली बात, हम जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे जैसे टेम्परेचर को राइज करना शुरू करते हैं, हमारे पास बहुत सारे एनर्जी के स्पेक्ट्रम निकलना शुरू होते हैं। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है और आपके पास इंटेंसिटी का दायराकार भी बढ़ना शुरू होता है। यानी देखे जाइए, टेम्परेचर बढ़ा, ये बड़ी होगी, ये बड़ी होगी, ये उससे बड़ी होगी। यानी एज यू आर increasing the amount of temperature, you are getting the more intense
waves out of them, यानी मजीद आपको ज्यादा से ज्यादा waves मिलती जा रही हैं ऐसी। लेकिन इन वेव्स को समझने का दूसरी बात जो करना चाहिए उसका पैटर्न है। देखें यहां जो सबसे ज्यादा इंटेंस थी ना उनकी वेवलेंथ बड़ी थी, ये देखें ये 0.8 के करीब करीब आ रही है। जब हमने 4000 केल्विन किया तो उनमें वो वाली वेव्स जिनकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी वो पिछली वाली से कम थी, ये देखें यहां गिर रही पिछली वाली से कम। और जब हमने 5000 केल्विन यानी मजीद टेम्परेचर को बढ़ाया तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इंटेंसिटी वाले वेवलेंथ्स हमारे पास एमिट हुई, लेकिन इस दफा उनको अगर उनका वेवलेंथ देखें तो उन दोनों से कम था। यानी जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं इसमें कोई शक नहीं कि इंटेंसिटी जो है वो कुछ वेव्स की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन वो वेव की वेवलेंथ कम होती जा रही है, यानी वेवलेंथ बढ़ती जा रही है। यानी ये आप देखें वेवलेंथ हमारे पास और जो है ना वेवलेंथ छोटी होती जा रही है लेकिन इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। आप देखें जब आपके पास 6000 केल्विन में आए तो आप इसको सीधा देखें, ये इससे 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 छोटी वेवलेंथ होगी, यानी जिन जिन की इंटेंसिटी ज्यादा हो रही है टेम्परेचर पर उनकी वेवलेंथ पिछले वाले टेम्परेचर की इंटेंस वेवलेंथ से कम होती जा रही है। वेवलेंथ की बात कर रहा हूं। तो ये तमाम चीजें मुझे इस रिजल्ट की तरफ लेके जा रही है कि वो वेवलेंथ स्टूडेंट्स, वो वेवलेंथ जिनकी मैक्सिमम इंटेंसिटी है, जैसे इसमें ये मैक्सिमम है, इसमें ये मैक्सिमम है, इसमें ये मैक्सिमम है, इसमें ये मैक्सिमम है। सो वो वेवलेंथ जिनकी मैक्सिमम यानी अपने स्पेक्ट्रम में मैक्सिमम हमारे पास जो इंटेंसिटी है उसकी वेवलेंथ पिछले वाले से छोटी है, यानी ये वेवलेंथ टेम्परेचर के बढ़ने से पिछले वाले से छोटी है, यानी टेम्परेचर के ये इनवर्स रिलेशन जा रही है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली वेवलेंथ की जो है वो कम होती जा रही है, यानी उनकी वैल्यू कम हो रही है। ये देखें इसकी वैल्यू बड़ी है, इसकी कम, उससे और कम, वेवलेंथ कम हो रही है लेकिन एनर्जी ज्यादा हो रही है क्योंकि इसलिए मैक्सिमम लिखा है, यानी मैक्सिमम एनर्जी वाली वेवलेंथ टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएं स्टूडेंट्स, इक्वल का साइन लगता है और कांस्टेंट लगता है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है फिजिक्स, टी डिवाइड हो रहा है यहां जाके मल्टीप्लाई होगा। तो स्टूडेंट्स ये कांस्टेंट जो है इसको वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का कांस्टेंट भी कहते हैं, जिसकी वैल्यू 2.9 मल्टीप्लाई 10⁻³ होती है और ये वेवलेंथ मीटर में होता है, ये केल्विन में होता है, मीटर केल्विन होती है। तो ये हमारे पास वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ था। तो बच्चों छोटी सी मैं थोड़ा सा रिपीट कर लूं, जब भी हम किसी बॉडी को गर्म करते अच्छा खासा टेम्परेचर देते हैं तो हर टेम्परेचर जैसे से बढ़ता है रेडिएशन का दायराकार बढ़ना शुरू हो जाता है। हर स्पेशल रेडिएशन पर कुछ रेडिएशन ऐसी होती हैं जिनकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। अगर हम उनको ऑब्जर्व करें और मजीद टेम्परेचर बढ़ाएं तो उनको भी ऑब्जर्व करें, मजीद टेम्परेचर बढ़ाएं तो हमें यह बात पता चलती है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली रेडिएशन है जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है वो बड़ी होती जा रही है, एनर्जी भी उनकी बड़ी होती जा रही है, इंटेंसिटी बड़ी होती जा रही है। लेकिन एक चीज हमें नजर आ रही है कि अगर उसका मुआवजा पिछले टेम्परेचर की रेडिएशन से किया जाए जो कम थी उससे किया जाए तो ये वेवलेंथ इनकी कम होती जा रही है, यानी मैक्सिमम रेडिएशन वाली वेवलेंथ टेम्परेचर के साथ इनवर्सली रिलेट करती है, टेम्परेचर के बढ़ने से ये वेवलेंथ छोटी होती जाती है। तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन इक्वल का लगेगा, कांस्टेंट यहां जाएगा तो ये 2.9 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर केल्विन होगा, ये इसका कांस्टेंट होता है और इस लॉ को वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहा जाता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लॉ अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।